हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सब देख रहे हैं मेडिको नर्सिंग क्लासेज लगातार आप लोगों के लिए नई अपडेट्स लाता रहता है। और उसी अपडेट के कंटिन्यूएशन के अंदर लास्ट 2 डेज के अंदर मेडिको नर्सिंग क्लासेज ने बीएसएफ और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से रिलेटेड जो अपडेट आई थी, रिक्रूटमेंट आई थी, जो बीएससी नर्सिंग के लिए जो एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, उसको अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए एक वीडियो, 2 वीडियो बना करके, टोटल 2 वीडियो बनाए अपने बीएसएफ का और एक बनाया अपने मेडिको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का। तो दोनों वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आई होप अगर आपको उन दोनों नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का एक अच्छा और पॉजिटिव वेव के अंदर रिप्लाई करूंगा। आज की क्लास है मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जो कि हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हमारा क्रेश कोर्स चल रहा था। तो क्रेश कोर्स के अंदर हम लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे कार्डियक सिस्टम। तो कार्डियक सिस्टम हमने शुरू किया था, सॉरी, कार्डियक सिस्टम हमने शुरू किया था। कार्डियक सिस्टम शुरू करके हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, पढ़ा था एट्रियल फिब्रिलेशन हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया पढ़ा था। उसके बाद वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया की ईसीजी के बारे में देख लिया कि क्या चेंजेज आते हैं, कैसे कैसे वो चेंजेज आपको दिखाई देंगे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आज की क्लास का हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब होता है कि जो वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर का मतलब है लोअर चेंबर ऑफ हार्ट। लोअर चेंबर ऑफ हार्ट। हार्ट के जो लोअर चेंबर हैं उनको, हार्ट के जो लोअर चेंबर हैं उनके अंदर इरेगुलर हार्ट रिदम आ जाता है। क्या हो जाता है? इरेगुलर हार्ट रिदम। इरेगुलर हार्ट रिदम, इरेगुलर हार्ट रिदम का मतलब हो गया इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इरेगुलर इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं किसमें होते हैं? वेंट्रिकल्स के अंदर। जो आपके सॉरी, आपके जो हार्ट है उसके अंदर उसके जो लोअर चेंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल जो लोअर चेंबर उनको वेंट्रिकल बोला। और वेंट्रिकल के अंदर अगर इरेगुलर हार्ट रिदम, इरेगुलर हार्ट रिदम का मतलब हो गया इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं। और उस वजह से, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो बहुत ही तेज गति के साथ हो रहे हैं, बहुत ही टू स्पीड या टू स्पीड अप या टू रैपिडली बहुत ज्यादा तेज गति के साथ होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? अनकोऑर्डिनेटेड, अनकोऑर्डिनेटेड और इरेगुलर। इरेगुलर, रैपिडली, अनकोऑर्डिनेटेड, उसमें क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं देखो? अनकोऑर्डिनेटेड, इरेगुलर और रैपिडली, रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल्स ऑफ द, किस चीज के वेंट्रिकल्स? वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर अनकोऑर्डिनेटेड इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही तेज गति के साथ होते हैं। तो वो कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब इस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर जो हार्ट है वो बहुत ही तेज गति के साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो उस कंडीशन के अंदर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, पेशेंट के अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वीएफ है, वीटी। ठीक है, ये दो कॉमन सी कंडीशन है। टेकीकार्डिया के अंदर तो आप कुछ अमाउंट या कुछ हद तक आप जो हार्ट बीट हो रही है उनको कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, काउंट कर सकते हो। टेकीकार्डिया के अंदर 400 के अराउंड जा रही है, काउंट कर। लेकिन फिब्रिलेशन में कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है, बस ऐसा दिख रहा है कि हाँ फड़फड़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही तेज गति से कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो जो ब्लड है उसका स्टेसिस वगैरह होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपने देखा पेशेंट है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर चला गया। अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर जैसे ही आपको मिलता है तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली स्टार्ट सीपीआर। इमीडिएटली स्टार्ट सीपीआर। यहाँ से आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू आ सकता है कि आप वार्ड में पोस्टेड हो, आपने देखा कि अच्छा, आप एक इंटेंसिव केयर यूनिट या इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट के अंदर आप पोस्टेड हो, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हो। वहां पर आपने देखा कि पेशेंट के अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आपको देखने को मिला, तो इमीडिएटली आपका क्या एक्शन होगा? तो इमीडिएटली हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है?
पेशेंट के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सीपीआर स्टार्ट कर देना है। सीपीआर स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। दूसरे जो नर्सेज हैं उनको बोल देना हेल्प के लिए बुलाओ, या इमीडिएटली आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, जो भी डॉक्टर वहाँ पे हैं, उनको हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। डॉक्टर आने के बाद सबसे पहली इंटरवेंशन तो यही होती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को मैनेजमेंट करने की, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट द सीपीआर, हमें सीपीआर को स्टार्ट करना है। उसके बाद डॉक्टर आने के बाद हम क्या करते हैं, डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन इज नोन एज कार्डियोवर्जन, कार्डियोवर्जन। दूसरा क्या होता है आपका, कार्डियोवर्जन कहलाता है। कार्डियोवर्जन का मतलब वही मैंने आपको पहले जो वीडियोस पोस्ट हुए हैं मेडिकल फिजिकल नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब पे, आप मैंने बताया होगा आप लोगों को, पिछली दो क्लासों के अंदर जो कि कार्डियक सिस्टम हमने डिस्कस किया, उसी के अंदर मैंने बताया था कि कार्डियोवर्जन एक प्रकार का शॉक ट्रीटमेंट है जो कि हम हार्ट को देते हैं, जिसके अंदर वेरियस या डिफरेंट टाइप के जूल या जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसको हम जूल में कैलकुलेट करके उसको हम डिलीवर करते हैं, ताकि हार्ट की जो रिदम है वो वापस से मेंटेन हो सके। मान लीजिए अब मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, तो मेडिकल मैनेजमेंट की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मेडिकल मैनेजमेंट में हमें क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एमनोडेरियोन, एपिनेफ्रिन, वेसोप्रेसिन, लीडोकेन, मैग्नीशियम सल्फेट और प्रोकेनामाइड, ये मेडिकेशन है वो हमें क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये सारी मेडिकेशन है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को मैनेज करने के काम में आती है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूज इन द मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो मोस्ट कॉमनली जो मेडिकेशन आप लोगों से पूछी जाएंगी वो मेडिकेशन है, सबसे पहली मेडिकेशन आएगी आपकी एमनोडेरियन, ठीक है। उसके बाद मेडिकेशन है वो पूछी जाएगी, वो पूछी जाती है वेसोप्रेसिन। और थर्ड जो मेडिकेशन आती है वो आती है आपकी प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड, वेसोप्रेसिन और प्रोकेनामाइड है, एमनोडेरियन है, ये मेडिकेशंस हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए एमसीक्यू बनते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, इसको हमें हमेशा याद रखना है, इसको हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, याद रखना है, ताकि हम अच्छे से इसको याद रखें। अच्छे से अगर इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको अच्छे से आराम से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट एट्रियल फल्टर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एट्रियल फल्टर। एट्रियल फल्टर के अंदर क्या होता है, एट्रियल फल्टर के अंदर क्या होता है, एट्रियम, जैसे कि नाम से पता लग रहा है एट्रियल, एट्रियल के अंदर का मतलब हो गया एट्रियम ऑफ हार्ट, एट्रियम ऑफ हार्ट। हार्ट के एट्रियम के अंदर क्या होता है, डिसअरिथमिया, डिसअरिथमिया, अरिथमिया, अरिथमिया का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो रिदम है वो अबनॉर्मल हो जाती है, अबनॉर्मल, abnormal contraction and abnormal contraction and relaxation, abnormal contraction and relaxation of atrium of heart, atrium of heart, हार्ट के एट्रियम के अंदर abnormal contraction और रिलैक्सेशन होते हैं, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एट्रियल अरिथमिया, कार्डियक अरिथमिया, इसी को हम बोलते हैं कार्डियक अरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया बोल दो या कार्डियक डिसअरिथमिया बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो एट्रियल फल्टर की कंडीशन के अंदर क्या होता है, हार्ट के जो एट्रियम है उसके अंदर रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं। और वो कहाँ तक चले जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो रेट होती है वो रेट चली जाती है स्टूडेंट्स अबाउट 240 टू 400 बीट पर मिनट, 240 से लेकर के 400 बीट पर मिनट तक ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं एट्रियल फल्टर, एट्रियल टेकिकार्डिया, लगभग ये दोनों कॉमन है, ठीक है। एट्रियल टेकिकार्डिया भी लगभग सेम सिचुएशन है, एट्रियल टेकिकार्डिया, एट्रियल टेकिकार्डिया भी एक, ये भी एक प्रकार की कॉमन कंडीशन है स्टूडेंट, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए एक कॉमन कंडीशन है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आप लोगों से, नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बारे में कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आता है आपका, ये था हमारा एट्रियल फल्टर के बारे में, ठीक है।
कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बार एमसीक्यू के रूप में पूछा जाता है। थोड़ा-सा कॉमन टॉपिक हो चुका है आजकल की डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग देखें तो। फर्स्ट आज का टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है आज का, वो है एरोटिक एन्यूरिज्म। एरोटिक का मतलब तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप सब समझ गए कि रिलेटेड टू एरोटा होगा, रिलेटेड टू एओर्टा होगा। अब चाहे वो सुपीरियर क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना केवा हो सकती है, आपकी एब्डोमिनल एरोटा हो सकता है, ठीक है, थोरेसिक एरोटा हो सकता है, आपका कैरोटिड वेन्स हो सकती हैं, कैरोटिड आर्टरीज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है एरोटा के, एरोटा से। एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है? एन्यूरिज्म, ये टर्म एक बहुत ही अच्छी टर्म है। एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है? एन्यूरिज्म का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ आर्टरी कोज्ड बाय वीकनेस ऑफ द आर्टीरियल वॉल। इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द आर्टरी कोज्ड बाय द वीकनेस इन द एट्रियल आर्टीरियल वॉल। ठीक है, एनलार्जमेंट हो जाता है, किसका हो जाता है? आर्टरी का। क्या हो जाता है? एनलार्जमेंट हो जाता है, एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ आर्टरी, एनलार्जमेंट ऑफ आर्टरी क्यों हुआ? वीकनेस ऑफ, ड्यू टू द वीकनेस ऑफ आर्टीरियल वॉल। जो आर्टीरियल वॉल है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स की बात करें तो आर्टीरियल जो वॉल है, जो वॉल है, ब्लड वेसल्स की जो वॉल है, उनके अंदर अगर वीकनेस हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां पर क्या हो जाता है? एन्यूरिज्म डेवलप हो जाता है। ठीक है, वहां पर एनलार्ज, जहाँ जिस एरिया के अंदर एनलार्जमेंट हुआ है, जिस एरिया के अंदर वीकनेस हुई है, उस एरिया के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा स्टूडेंट? वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप देखोगे वहां पे एनलार्जमेंट हो चुका है आर्टरी का। और ये जो एनलार्जमेंट आर्टरीज का, वो एसिम्टोमेटिक रहता है, एसिम्टोमेटिक रहता है, नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखाई देगी। कब तक? जब तक ये आपको कोई दूसरे ऑर्गन को जाकर के प्रॉब्लम ना कोज करे, ठीक है, तब तक इसमें आपको कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे। लेकिन एक रिस्क रहता है हमेशा, इन केस ऑफ एन्यूरिज्म, एक हमेशा आपको रिस्क में रहोगे। क्या रिस्क रहेगा? रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म कैन अकर, ठीक है, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म कैन कॉज सीरियस, ठीक है, लीड ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन, लीड ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एन्यूरिज्म अगर है तो उस कंडीशन के अंदर रप्चर होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वीकनेस हो रखी है। जैसे ही इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन होते हैं, चेंजेज आते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि इंडिविजुअल का जो एन्यूरिज्म है, जहां से वॉल, आर्टीरियल वॉल जो वीक हो रखी थी, और उस वीकनेस से वो क्या हो जाएगा? आर्टीरियल वॉल है वो डैमेज हो जाती है, रप्चर हो जाती है। अब रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा स्टूडेंट? अब रप्चर हो जाती है तो क्या होगा? देखिएगा, रप्चर होने की कंडीशन के अंदर क्या होगा? रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? ब्लड एस्केप, एस्केप इन सराउंडिंग टिश्यूज, ब्लड वो सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर चला जाएगा। अब ब्लड अगर सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर चला गया तो डिक्रीज क्या हो जाएगा आपका? इंट्रावेस्कुलर, डिक्रीज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम, डिक्रीज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम। हम देख रहे थे कि रप्चर ऑफ एरोटिक, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म, अगर एन्यूरिज्म रप्चर होता है किसी भी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि एन्यूरिज्म रप्चर होने का मतलब क्या है? प्रेशर के अंदर कोई चेंज होगा, आर्टरी की वाल पहले से वीक हो रखी है, तो वहां पे क्या होता है? रप्चर होने के चांसेस है। अब रप्चर होगा तो क्या होगा? जो जो उस आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो क्या जाएगा? जो सराउंडिंग टिश्यूज आसपास के, उनके अंदर जाना शुरू, एस्केप करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? जो इंडिविजुअल है वो चला जाएगा आपका शॉक की कंडीशन के अंदर जाने के चांसेस है, और उसकी डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ब्लड है वो एस्केप हो गया सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर। तो अब जो बॉडी टिश्यूज है, उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड है, उसको फुलफिल करने वाला कोई नहीं है। और अब डिमांड फुलफिल नहीं हो रही तो डिमांड उनकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उसको फुलफिल करने के लिए हार्ट और कंपनसेट करेगा, और जोर से कॉन्ट्रेक्शन करने की कोशिश करेगा, तो ज्यादा ब्लड वहां पे एस्केप होगा, और इस तरीके से वहां पे आपको देखने को मिलता है पेशेंट शॉक की कंडीशन में रहता है, और उसके बाद अगर नहीं इलाज मिलता है समय पे तो वहां पे डेथ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है मोस्ट कॉमन टाइप, कि मोस्ट कॉमन टाइप है जो
एन्यूरिज्म है, जो एन्यूरिज्म है उसका जो मोस्ट कॉमन टाइप है स्टूडेंट, याद रखिएगा, एन्यूरिज्म के जो मोस्ट कॉमन टाइप है उनके अंदर है सेक्युलर और फ्यूसिफॉर्म। एन्यूरिज्म के सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है सेक्युलर और फ्यूसिफॉर्म। यहाँ से आप लोगों के लिए एमसीक्यू बनता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एरोटिक एन्यूरिज्म या एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म का मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो क्या है, सेक्युलर और फ्यूसिफॉर्म। इसके बारे में बताऊंगा कि सेक्युलर कैसे बनता है या फिर फ्यूसिफॉर्म के अंदर आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन कोज। मोस्ट कॉमन कोज की बात करें, मोस्ट कॉमन कोज की अगर मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से बात करूं तो देखो, स्मोकिंग, ये एक इंपॉर्टेंट कोज है। ठीक है, ये बहुत, स्मोकिंग एज ए रिस्क फैक्टर काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारी डिजीजेज कोज कर सकता है। ठीक है, लंग से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा ही कोज करेगा, साथ के साथ हार्ट से रिलेटेड है, ब्लड वेसल से रिलेटेड है, उनके अंदर भी ये कोज कर सकता है। एडवांस एज, जैसे जैसे एडवांस एज होती जाती है वैसे वैसे, मैं पहले ही आपको लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या हो जाता है, इंडिविजुअल है उसकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो कम होती जाती है। इंडिविजुअल है जो उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी है वो क्या होती जाती है स्टूडेंट, कम हो जाती है। जो आर्टरीज है उनकी वाल है वो धीरे धीरे उनके अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी इंडिविजुअल की फैमिली हिस्ट्री होगी, उसकी फैमिली के अंदर क्या है, आप एन्यूरिज्म है वो देखने को मिला है तो वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ एन्यूरिज्म, हिस्ट्री ऑफ एन्यूरिज्म है किसी को तो वो भी बहुत ज्यादा प्रोन होता है। हाइपरटेंशन, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉज, इंपॉर्टेंट कॉज है स्टूडेंट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है, हाइपरटेंशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉज। नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आपके पास इमेज, किस इमेज में है, देखो फ्यूसी फॉर्म, फ्यूसी फॉर्म के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर ये डायलेशन हुआ, ये वाला डायलेशन हुआ, देखो ये वाला, इस प्रकार का ये जो डायलेशन हुआ है वो क्या कहलाता है, मतलब आर्टरी थी, नॉर्मल आर्टरी ऐसे थी, उसके अंदर क्या हुआ, डायलेशन हो गया, और इस प्रकार से उसके अंदर डायलेशन होने से ये क्या बन गया आपका, फ्यूसी फॉर्म एन्यूरिज्म। क्या बन गया, फ्यूसी फॉर्म एन्यूरिज्म। ये वाला मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है स्यूडो एन्यूरिज्म। स्यूडो एन्यूरिज्म का मतलब है एन्यूरिज्म नहीं है लेकिन यहाँ पे एन्यूरिज्म सा बना दिया है। ठीक है, अब देखना है स्यूडो एन्यूरिज्म कैसे बना हुआ है। आप देखोगे कि स्यूडो एन्यूरिज्म के अंदर पूरी आर्टरी की एक साइड की वॉल पूरी नॉर्मल है, दूसरी साइड की जो वॉल है इसके अंदर देखो इस प्रकार से एक बल्ज निकला हुआ है, एक बल्ज निकला हुआ है, लेकिन ये बल्ज क्या है, आपस में इस प्रकार से देखना, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपन स्यूडो एन्यूरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट वन है सेक्युलर, जो कि सेकंड वन मोस्ट कॉमन है, ये भी मोस्ट कॉमन है, ये भी क्या है, मोस्ट कॉमन है, ये वाला भी क्या है, मोस्ट कॉमन है। ये दो एन्यूरिज्म, दो टाइप ऑफ एन्यूरिज्म है, ये दो प्रकार के जो एन्यूरिज्म बहुत ज्यादा कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं आपकी क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर। अब इसमें देख लीजिए सेक्युलर के अंदर क्या होता है, सेक्युलर के अंदर सिर्फ एक साइड की वॉल के अंदर क्या हो रहा है, थिकनिंग हुई, तो उसकी वजह से एक साइड की वॉल है उसके अंदर ही क्या हुआ, ये हो गया आपका सेक्युलर, सेक्युलर एन्यूरिज्म। ठीक है, ये क्या था, सेक्युलर एन्यूरिज्म। ठीक है, और ये हो गया आपका फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म, ये प्रकार हो गया इसका फ्यूसिफॉर्म का। ये दोनों बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन है डिसेक्टिंग, ये हो गया डिसेक्टिंग, जो इमेज के थ्रू आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन है रप्चर। रप्चर का मतलब है जो ये आपका सेक्युलर बना हुआ था, अगर ये यहाँ से फट गया है, देखो यहाँ पे मैंने राउंड लगाया है, या फिर देखो मैं ये बनाता हूँ, ये जो मैंने बनाया है वहां से क्या आप देख पा रहे हो, वहाँ पे ये देखो इमेज, ये रप्चर हो चुका है। रप्चर होने के बाद ये जो ब्लड है, पर्टिकुलरली यहाँ पे जो ब्लड है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर जहाँ पे मैं ब्लू कलर लिख रहा हूँ वहाँ पे क्या है, वो ब्लड है, वो एस्केप हो रहा है पेशेंट के ब्लड वेसल। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ये जो टाइप्स, ये जो इमेज ये ऐड करने का जो पर्पस था वो यही था कि आप लोगों को डायरेक्टली एक प्रेजेंटेशन मिल जाए, डायरेक्ट आपको विजन मिल जाए कि कैसे ये एन्यूरिज्म है वो दिखाई देते हैं, ताकि अगर आपसे एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सको। नेक्स्ट वन है डायग्नोस्टिक है, कि जब भी किसी इंडिविजुअल को जब एन्यूरिज्म हो चुका है तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर चुके हैं, ये एसिम्टोमेटिक होता है। ये क्या होता है, एसिम्टोमेटिक, ये क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है। जब स्टूडेंट कोई डिजीज एसिम्टोमेटिक है ना, तो उस कंडीशन के अंदर उसको डायग्नोज करना डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू डायग्नोज, डिफिकल्ट टू डायग्नोज।
इसको डायग्नोज करना डिफिकल्ट होता है जब तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, बट इट रप्चर हो जाती है तो एक बहुत ही शार्प नाइफ लाइक पेन होता है, उसकी वजह से इजीली डायग्नोज हो जाती है। इफ रप्चर है ना, अगर रप्चर होती है तो ये कंडीशन आती है, वरना ये एसिम्टोमेटिक रहती है। जब आप किसी पेशेंट का किसी और रीजन की वजह से सीटी स्कैन कर रहे हो या आपको सस्पेक्ट है कि आपको एन्यूरिज्म हो सकता है आपके पेशेंट को, तो आपको क्या क्या टेस्ट के लिए भेजना है, तो देखो सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एंजियोग्राफी करवा सकते हैं जिसके अंदर हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करेंगे इसका ब्लड वेसल्स का, अल्ट्रासाउंड में आप देख सकते हो। ये तीनों टेस्ट मोस्ट कॉमनली है, लेकिन सीटी स्कैन बहुत ही कंफर्मेटिव टाइप का टेस्ट है। कंफर्मेटिव, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्टली विजुअलाइजेशन आपको डायरेक्टली दिखाई देगा कि हाँ किसी भी एरोटा के अंदर, आर्टरी के अंदर क्या हो रखा है, वहाँ पे एन्यूरिज्म है वो डेवलप हो रखा है। तो ये जो टेस्ट है वो मोस्ट कॉमन टाइप के टेस्ट है जो कि मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म के केस के अंदर करवाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट ट्रीटमेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट की अगर एन्यूरिज्म के केस के अंदर अगर ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले ओपन एन्यूरिज्म रिपेयर्ड सर्जरी। डायरेक्टली जिस भी एरोटा के अंदर आपको एन्यूरिज्म दिखाई दे रहा है वहां पर आप क्या करोगे, वहां पे उस वेसल्स की सर्जरी करके उसको क्या करोगे, ओपन रिपेयर कर दोगे। नेक्स्ट है एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर सर्जरी। ये एक एडवांस टाइप की सर्जरी है, एडवांस फॉर्म ऑफ सर्जरी, एडवांस फॉर्म ऑफ सर्जरी। ये एक एडवांस फॉर्म है सर्जरी की जिसके अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट, एंडोवेस्कुलर ब्लड वेसल्स के अंदर की तरफ आप क्या करोगे, इंफ्रारेड डाल करके, उसकी वजह से रेड डाल करके, गाइड वायर डाल करके आप क्या करोगे, वहां पे आप जो एन्यूरिज्म है उसको ट्रीट करते हैं, उसको मैनेजमेंट करते हैं। तो ये दो प्रकार की सर्जरी जो मोस्ट कॉमनली की जाती है, फर्स्ट वन ओपन एन्यूरिज्म रिपेयर सर्जरी, सेकंड वन है एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर सर्जरी जो कि मोस्ट कॉमनली परफॉर्म की जाती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन्यूरिज्म, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म के मैनेजमेंट के लिए मोस्ट कॉमन जो दो सर्जरी की जाती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जो क्रेश कोर्स की क्लासें हैं वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज कंसीडर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।